हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी निबंध करेंगे जिसका टॉपिक है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम वन नेशन वन लॉ भी कहते हैं। ये हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा रहा है जो आज़ादी से पहले भी बहुत कंट्रोवर्शियल था और आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस निबंध की शुरुआत मैंने कुछ पंक्तियों के साथ की है। नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो। नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में सभी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान करना। ये पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद, उत्तराधिकार, भरण पोषण आदि कानूनों में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। जो समान नागरिक संहिता जो है ये व्यक्तिगत कानूनों को एक समान करती है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ जो है ना हमारी कंट्री में, वो यूनिफॉर्मली लगता है सब पे। मतलब अगर दो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, पर उन्होंने सेम क्राइम कमिट किया है तो उनके लिए जो है पनिशमेंट भी सिमिलर होगा। पर अगर जब हम ये पर्सनल लॉज की बात करते हैं जिनके अंदर कौन से मैटर्स आते हैं, मैरिज आता है, डिवोर्स आता है, मेंटेनेंस आता है, अडॉप्शंस आता है, सक्सेशन, इनहेरिटेंस आता है। जब इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो इन पे पर्टिकुलर रिलीजन के अपने लॉज लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कानून एक रिलीजन पे अप्लाई होता है, ज़रूरी नहीं है कि वही कानून दूसरे रिलीजन के लोगों पर भी अप्लाई हो। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इस पर बात करता है कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म कोड होगा, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ होगा। तो वो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, नो मैटर व्हाट वो पर्सन किस रिलीजन से बिलोंग करता हो। फिर आगे ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में दिया गया है। और गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है अभी। तो अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। सर्वप्रथम देश में विधि आयोग सन 1833 के चार्टर के अंतर्गत सन 1834 में बना। इस आयोग ने अपराध, सबूत और अनुबंधों जैसे विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण पर बल दिया, जबकि हिंदू व मुसलमान के व्यक्तिगत कानून के संहिताकरण या एकरूपता को इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी। तो देश में पहला लॉ कमीशन जो था वो 1834 में बना था और तब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था और इसके चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ये जो कमीशन था इसका मेन एम क्या था कि लॉज को कॉडिफाई करना है। कॉडिफिकेशन क्या होता है कि सारे ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस हैं, उनको एक साथ एक कोड के अंदर लाना, इसको कहते हैं कोडिफिकेशन। तो इन्होंने तीन चीज़ों का कोडिफिकेशन किया था। एक तो क्रिमिनल लॉ को कॉडिफाई किया था, एक एविडेंस एक्ट को और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। पर इन्होंने क्या किया, जो भी हिंदू और मुसलमान के जितने भी पर्सनल लॉज थे उनका कोडिफिकेशन नहीं किया। पहली बात तो ये, जब मुसलमान हमारे देश के अंदर आए थे तो वो उनके साथ उनका अपना एक कानून लेके आए थे और ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में आपसी रंजिशें हैं। अगर हम इनके कानून के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसका नुकसान होगा। तो इसी कारण से उन्होंने इनके व्यक्तिगत कानून जो थे उसको इस रिकमेंडेशन से बाहर रखा और उनका कोडिफिकेशन नहीं किया। परंतु सन 1941 तक आते आते देश का धार्मिक ढांचा अत्यधिक जटिल होने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया। लेकिन 1941 तक आते आते, मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था हमारी कंट्री का उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे कि विमेन और माइनॉरिटीज़ जो थी उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होने लगा था। तो फिर से एक ऐसी नीड फेल्ट हुई कि हमें फिर से लॉज को जो है उनकी स्टडी करनी चाहिए और फिर से उनकी कोडिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो जब BN राव समिति बनी थी तो इसको यही बोला गया था कि आप जितने भी हिंदू लॉज है उसकी आप स्टडी करके हमें रिकमेंड कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो कमेटी थी इसने आज़ादी के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी सिफारिश पे, इसकी रिकमेंडेशंस पे हिंदू के अंदर कौन आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, इनके जितने भी लॉज थे ना उनको कोडिफाई कर दिया गया। तो अपना हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, सक्सेशन एक्ट हो गया, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट हो गए, तो ये सब इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही आए। इस बार भी मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून ही थे, इनके कानूनों का संहिताकरण नहीं हुआ। तो ये जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदीज ये लोग थे, इनके जितने भी पर्सनल लॉज थे इनको कॉडिफाई नहीं किया गया, सिर्फ हिंदू लॉज का
कोडिफिकेशन हुआ था। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देश के कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर निर्णयों में कहा है कि सरकार को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सन 1985 में शाहबानो मामले के बाद समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा। इस मामले में बहस मुस्लिम पर्सनल लॉ पर केंद्रित थी, जो कि शरिया कानून पर आधारित है, जो एक तरफा तलाक, बहुविवाह आदि की अनुमति देता है। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को समान नागरिक संहिता पारित करने का आदेश दिया था। सन 1995 का सरला मुद्गल मामला भी इस संबंध में काफी चर्चित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने द्विविवाह के मुद्दे को संबोधित किया और भारतीय सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश दिया था। तो अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है। पहला तो शाहबानो मामला है और सेकंड जो है सरला मुद्गल मामला है। जो शाहबानो वाला मैटर था वो बेसिकली जो था मेंटेनेंस से रिलेटेड था, बस इसमें बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया था, जैसे कि जो मुस्लिम में एक तरफा तलाक होता है, इनके बहुविवाह थे, इन सारे इश्यूज़ को इसमें डिस्कस किया गया था। और उसी के साथ में जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामेंट को ऑर्डर दिया था कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए कंट्री के अंदर। उसके बाद एक ये सरला मुद्गल वाला मामला जो है, ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। इसमें जो हिंदूज़ के अंदर एक से ज़्यादा शादी हो जाती है उसके बारे में बताया गया था इस केस के अंदर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। भारत में आपराधिक कानून समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिकों की धार्मिक मान्यताएं क्या है, जबकि दीवानी कानून विश्वास से प्रभावित होते हैं। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिफॉर्मिटी से सब पे अप्लाई होता है। जैसे अपन ने बोला था कि दो लोग हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, ठीक है, दोनों ने कोई क्राइम कमिट किया, सेम क्राइम कमिट किया, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। उसमें ऐसे नहीं कर सकते हम कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, इसको कम देंगे या उसको ज़्यादा देंगे। पर जब हम सिविल की बात करते हैं, सिविल में भी हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो फैमिली लॉ से रिलेटेड है। उस केसेस में जो है हमारे पास डाइवर्सिटी, हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। अभी जो जितने भी सिविल लॉज हैं, फैमिली लॉज को छोड़ के, वो सब क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली सब पे अप्लाई होते हैं। जिनके एग्जांपल्स हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, भागीदारी अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम आदि। परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानून में अभी भी विविधताएं हैं। जो भी रिलीजियस वाले लॉज हैं उनमें अभी भी क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे अगर हम ये डिवोर्स वाला एग्जांपल ले लें तो हिंदू के डिवोर्स अलग हैं और मुस्लिम्स के डिवोर्स का प्रोसीजर बिल्कुल ही अलग है। तो हम ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 हाल ही का उदाहरण है, जब कई राज्यों ने इसे एक समान रूप से लागू करने से इनकार कर दिया था। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसको बहुत सारे स्टेट्स ने लागू करने से इनकार कर दिया था। इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। समान नागरिक संहिता को 2 बार नवंबर 2019 और मार्च 2020 में प्रस्तावित किया गया, लेकिन संसद में प्रस्तुत किए बिना इसे वापस ले लिया गया। तो मतलब इसको एक तो नवंबर 2019 में और मार्च 2020 में प्रपोज किया गया, पर बिना प्रस्तुत किए इसको वापस ले लिया। इसके लागू होने से क्या क्या होगा, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा प्रदान होगी। इससे देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। अलग अलग धर्मों के अलग कानून होने से देश की न्यायपालिका पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगा। साथ ही देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा और तब राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक वाली राजनीति के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण करना बीते जमाने की बात बनकर रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।